एग्जाम उदाहरण नंबर 10 प्रश्नावली। उदाहरण नंबर 10 कहता है कि प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या दूसरा के पहला को द्विघात सूत्र से हल करें। द्विघात सूत्र से हल करें 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो यहाँ पे द्विघात सूत्र की अगर बात करें तो पिछले क्लास में हम बता चुके थे आपको, पहला कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करने का, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने का, और आज है तीसरा जिसे द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं। द्विघात सूत्र बोले या श्रीधराचार्य सूत्र बोले, यही है जो होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो इसमें a, b और c का मान मालूम होता है, दिए रहता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। हालांकि हम बताए हैं आप लोग को व्यापक के तौर पे कि व्यापक के तौर पे होता क्या है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और इसी को मुख्य रूप से हम लोग यहाँ यूज करेंगे। यहाँ देखें तो a के जगह पर ध्यान दीजिएगा, a के जगह पर 2 है तो 2, a के मान 2 ले लिया, b के जगह पर नहीं कुछ है तो 1 है तो 1 ले लिए, c के जगह पर देखिएगा -528 है तो -528 ले लिए। ये मेरा a, b और c का वैल्यू आ गया। अगर हम श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र से चले तो उसका फार्मूला अभी हम बताए थे कि -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a होता है। ठीक है, तो इसमें चले तो x का अगर मान कहें तो x का मान उसी तरह से हम पुट करते चले जाएंगे। b का मान बाबूरे यहाँ पे है 1 तो 1 पुट कर दिए, प्लस माइनस रहेगा √अंडर रहेगा, इतना काम रहेगा। b² b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिए, -4 ये फार्मूला में है तो 4 आ गया। a का मान 2 है, a का मान 2 है तो यहाँ पे 2 पुट कर दिए। उसके बाद इनटू c का मान यहाँ पे दिया हुआ है -528 तो -528 पुट कर दिए। यहाँ पे नीचे में 2 रहेगा, फार्मूला के अनुसार 2 रहेगा, a का मान 2 है तो 2 पुट कर दिए। इसको पूरा को कंक्लूजन करें तो ये करने के बाद आता है -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 2 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा इनटू -528 और बट्टे 4 हो जाएगा। माइनस माइनस को अगर करेंगे गुन्ना तो प्लस हो जाएगा, और 528 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 4224 प्लस 1 पहले से है तो रहेगा, -1 प्लस माइनस रहेगा ही, नीचे 4 भी रहेगा। x का वैल्यू अगर देखा जाए तो ये दोनों जोड़ने के बाद 4225 आ गया, और हम जानते हैं कि 4225 जो है किसका वर्ग है, तो 4225 24 का वर्ग है, 24 बोल रहे हैं 65 का वर्ग है। क्योंकि हम बताए थे क्लास में कि अगर किसी भी संख्या का इकाई स्थान पर अगर 5 आ जाए उसका वर्ग करने के लिए बोले, जैसे कहने का मतलब कि 35 इसका इकाई स्थान पर 5 है, इसका वर्ग करने के लिए बोले तो 5 का स्क्वायर हमेशा लिख देते हैं और इसमें 1 बढ़ा के गुना कर देते हैं, तो 1 बढ़ा के 4 4 3 12। अगर मान लेते हैं 85 आ गया तो 5 का वर्ग लिख देंगे 25 है, और 8 को 1 बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। ऐसे करके हम बताए थे। उसी तरह से यहाँ देखिए 25 है, इसके मतलब किसी न किसी का स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। और 42 देखा जाए तो 42 ऐसा 2 लगातार क्रमागत धनात्मक पूर्णांक देखते हैं कौन है, तो 42 ऐसा 2 क्रमागत संख्या देखें तो 7 और 6 को गुना करते हैं तो 42 आता है। लेना होता है हमेशा छोटा वाला, तो छोटा ले लिए तो 6 ले लिए। यानी अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं किसका वर्ग है, नहीं तो ऐसे मुझे याद था तो हम लिख दिए, और निकालने का तरीका ही बता दिए कैसे निकलता है। उसके बाद यहाँ पे देखें 65 हो गया। 65 को यहाँ पे हम लोग एक बार प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि x का 2 वैल्यू आता है, एक प्लस में और एक माइनस, मतलब एक प्लस के साथ यहाँ पे लेंगे और एक माइनस के साथ लेंगे। प्लस के साथ एक बार लेते हैं तो -1 रहेगा, बस 65 प्लस में आ जाएगा,
प्लस बाई 4। यहाँ पे माइनस के साथ लेते हैं तो -1 रहेगा ही, -65 रहेगा, प्लस बाई 4 रहेगा। यहाँ पे देखा जाए तो x का वैल्यू जो रहेगा, ये दोनों को ये करने के बाद घटाने के बाद 64/4 आ जाएगा, जो कि काट सकते हैं 16 टाइम्स में ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो इसको अगर हम करते हैं माइनस, तो माइनस करने के बाद दोनों माइनस है तो -1 हो जाएगा, तो 65 है और एक जुटेगा तो 66 हो जाएगा, -66/4। इसको अगर हम काटते हैं तो 2 से कटेगा, यहाँ हो जाएगा 33 और यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी माइनस तो रहेगा ही, -33/2। x का एक मान आ गया 16 और एक मान आ गया 33/2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसके वर्गों का योग 290 है। वर्गों का योग कितना है? 290। तो क्रमागत हम बताए थे, इससे पहले भी क्वेश्चन इससे बताए हैं कि जैसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो एक को मानते हैं x तो दूसरा को मानते हैं x+1। जैसे कहने का मतलब कि 5 6, पहला अगर 5 है दूसरा का हो जाए 5+1, 8 9, पहला अगर 8 है दूसरा हो जाए 8+1, 12 13, पहला अगर 12 है दूसरा का हो जाए 12+1। इस तरह से क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होता है। क्रमागत धनात्मक विषम की अगर बात करें तो विषम हमेशा 2 पर जाता है। जिसे कहने के विषम क्या हो जाता है? 5 7 9 11 ऐसे करके। तो 5 के बाद क्रमागत कौन है? 7 है। तो 5 में कितना जोड़ें? 7 आएगा, 2 हो गया। अगर एक 5 को x मानते हैं तो अगला क्या हो जाएगा? x+2। अगर हम 13 और 15 लेते हैं तो 13 को x मानते हैं तो अगला क्रमागत x+2 है। तो इसको x तो एक को मानते हैं x+2। जैसे हम विषम में माने उसी सम का होता है। सम भी 2 अंक पर जाता है तो सम भी ऐसा ही होगा। क्रमागत कहने का मतलब कि अगर पहला x मानेंगे, मान लें पहला 10 है तो दूसरा का हो जाएगा 12 हो जाएगा, पहला 16 है दूसरा का हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो अगर x मानते हैं तो 16+2 हो जाएगा, यानी अगला x+2 हो जाएगा। इस तरह से क्रमागत धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तो इसीलिए मैंने माना कि 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर एगो x माने दूसरा x+2 माने। तो x, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, लेकिन कैसा? क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसके वर्गों का योग क्या हो? 290 हो। तो वर्गों का योग देखते हैं। पूर्णांक तो मुझे मैंने मान लिया पूर्णांक एक x और एक x+2। विषम है तो विषम के अनुसार जाएगा। तो ये अगर नहीं याद हो तो थोड़ा सा माइंड में रखना कि क्रमागत धनात्मक बोले तो इस तरह से x और x+1, क्रमागत धनात्मक विषम बोले तो x और x+2, क्रमागत धनात्मक सम बोले तो x और x+2। तो यहाँ पे क्रमागत धनात्मक विषम है तो x और x+2 ले लिए। ये दोनों के वर्गों का योग, तो वर्ग करने का मतलब स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर का योग 290 कहता है। तो ये तो ठीक है, स्क्वायर हो गया। इसका a+b का होल स्क्वायर पर तोड़ दिया तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b के जगह पर 2 है, यानी इसको a मानते हैं तो इसको b मानते हैं, तो b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a का मान x है तो x लिख दिए, b का मान 2 है तो 2 लिख दिए, बराबर 290। x स्क्वायर का जो जाती है 2 को हो गया, वही x स्क्वायर है, वही x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा और x तो रहेगा ही, बराबर 290। आगे देखें तो 2x स्क्वायर प्लस में 4x ये रहेगा और प्लस 4, और ये 290 जो था इसे प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो गया। अब घटाएंगे तो माइनस बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 286। 290 में से 4 घटाएंगे तो 286। कॉमन लेने, क्योंकि सम में 2 2 2 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो 2 ले लिए कॉमन। जब 2 कॉमन लिए तो x का जो स्क्वायर है सिर्फ रह गया, 2 आगे आ गया। इसमें से 2 जब आगे आया तो एगो 2 और रह गया, क्योंकि 2 गुने 2 4 होता है, तो 1 2 और रह गया, x रह गया। इसमें से भी 2 ले लिए हैं तो 2 से भागा दिए तो 143 आया, बराबर 0।
ये 2 और इस साइड मल्टीप्लाई में, उस साइड जगह डिवाइड में होगा। इसके बटे डिवाइड अगर करते हैं तो 0 ही होता है, तो कोई मतलब है नहीं, तो 0 रह गया। x² + 2x - 143। यहाँ से हम a का मान ले लिए, b का मान ले लिए, c का मान ले लिए। a का मान a है, b का मान 2 है और c का मान -143 है। इस तरह से आगे देखें तो आगे क्या है, x का फार्मूला लगाएंगे द्विघात सूत्र वाला, तो -b + √b² - 4ac/2a द्विघात सूत्र का फार्मूला है। द्विघात सूत्र का जब फार्मूला लगा दिए तो जहाँ जहाँ वैल्यू है सब पुट कर दिए। b का मान 2 है तो 2 पुट कर दिए, प्लस माइनस b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और माइनस का माइनस रह जाएगा, 4 का 4 रह जाएगा, इंटू a का मान 1 है तो 1 पुट कर दिए, और c का मान -143 है, 143 रहने दिए, बटे 2 इंटू a का मान 1 है तो 1 रहने दिए। आगे देखते हैं, x -2 रहेगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर देखें तो 4 हो जाएगा, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रहेगा, माइनस तो रहेगा ही, और गुने -143 हो जाएगा बटे 2। इसको फिर से आगे थोड़ा बढ़ाते हैं प्रोसेस। तो 4 को अगर हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 12 यानी 572 आ जाएगा, और प्लस 4 जोड़ेंगे तो 576 हो जाएगा, और -2 चलता आ रहा है, तो -2 476 का वर्गमूल होता है। हम बोले थे कि 30 तक वर्ग याद कर लेना है, तो 476 का वर्ग होता है 24, तो 24 ले लिए, प्लस माइनस चिन्ह रहेगा /2। अब जब 24 हम ले लिए तो एक बार 24 को प्लस में लेंगे और एक बार 24 को माइनस में लेंगे। प्लस में लिए तो इसका वैल्यू 11 आया, और माइनस में लिए तो इसका वैल्यू -13 आया, यानी x का 2 को मान आ गया, एगो 11 आ गया और एगो का आ गया -13 आ गया। चलिए अगला एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर 12 पे। उदाहरण संख्या 12 क्या कहता है, पहले इसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन कहता है, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। कितना मीटर कम है? 3 मीटर कम। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, पहले से एक और पार्क है, पहले से एक पार्क है जो समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क है। जैसे चित्र में देखिए, ये समद्विबाहु त्रिभुजाकार कहने के मतलब कि इस चित्र में जो है ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा, 2 भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो ये कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार, जिसका जो आधार है, ये आधार है, वो आयताकार पार्क की चौड़ाई के, ये आयताकार पार्क है ना जो बनाने के लिए बोला जा रहा है, इसकी चौड़ाई यही है, इसकी चौड़ाई के बराबर है, चौड़ाई के बराबर है, तथा ऊंचाई 12 मीटर है। इस त्रिभुज का ऊंचाई कितना है? 12 मीटर। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बात पर है, ये मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो बात पर है, ये त्रिभुज के बारे में दिया गया था। उसके बाद चलते हैं क्षेत्रफल से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक विश्लेषण किसका? त्रिभुज का। त्रिभुज के बारे में क्या दिया गया है कि त्रिभुज जो है, त्रिभुजाकार जो पार्क है, उसका जो आधार है वो आयताकार पार्क जो बना रहे हैं उसके चौड़ाई के बराबर है, और त्रिभुजाकार त्रिभुज जो है उसका जो ऊंचाई है वो 12 मीटर है। अभी तक यही मालूम पड़ा यहाँ तक। तो ये त्रिभुज के बारे में देने के बाद फिर चतुर्भुज पे ही आ जाता है, आयताकार पार्क पे ही आ जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है पूरा क्वेश्चन का, कि एक आयताकार पार्क है जो कि चित्र दिया हुआ है बुक में, एक आयताकार पार्क है, और आयताकार पार्क का जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, और आयताकार पार्क के अलावा एक त्रिभुजा समद्विबाहु त्रिभुजाकार का एक पार्क बनाया गया है। उस पार्क का ऊंचाई 12 मीटर है
और जो उसका आधार है वो आयत के चौड़ाई के बराबर है। ठीक है, तो कंपेयर किसको किया है? क्षेत्रफल को। किसको किया है? क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल बोल रहा है कि जो त्रिभुजाकार पार्क का जो क्षेत्रफल है वो आयताकार पार्क के क्षेत्रफल से 4 मीटर कम है, या ये भी कह सकते हैं जो त्रिभुजाकार पार्क का जो क्षेत्रफल है, जो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल है त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल से 4 अधिक है। अब चलते हैं, तो कंपेयर क्षेत्रफल को करा तो हम निकालेंगे क्षेत्रफल ही। तो पहले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने का होता है चौड़ाई। लंबाई कहने का मतलब, इसका लंबाई दिया हो x+3, तो यहाँ लेंगे x+3, और चौड़ाई कहने का मतलब इसका चौड़ाई दिया हुआ है x, तो यहाँ लेंगे x। इस गुना करेंगे तो हो जाएगा x में x से गुना करेंगे तो x², और x में 3 से गुना करेंगे तो 3x। ये आ गया किसका क्षेत्रफल? आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। और त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल देखते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई। एक बटे दो तो रहेगा ही। आधार कहने के मतलब कि बाबूरे आयत है तो नीचे जितना होगा उतना ही ऊपर होगा, यानी दोनों आमने सामने भुजा का होता है बराबर होता है, जितना ही है उतना ही ये होगा। यानी कहने का मतलब कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, ये भुजा इस भुजा का। तो सेम आधार है तो ये x हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और इसका ऊंचाई कहा जाए तो ऊंचाई ये 12 है, तो पूरा का पूरा 12 हो जाएगा। 2 से कटेगा 6 मरतबे, तो कितना आ जाएगा? 6x आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब क्या कहते हैं? कहते हैं कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार पार्क का जो क्षेत्रफल है उससे 4 मीटर अधिक है। तो अब अधिक करते हैं, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या है? आयत का क्षेत्रफल है x² प्लस 3x, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 6x। तो कहता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उससे ये 4 अधिक है। कौन 4 अधिक है? ए आयताकार पार्क, यानी बराबर करने के लिए त्रिभुज को भी कितना अधिक करेंगे? 4 अधिक करेंगे, या तो आयत को 4 घटाएंगे तब ना दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि x² प्लस 3x और माइनस 6x सबको सेट कर रहे हैं, और माइनस में 4 = 0। x² तो रहेगा ही, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे देख लेते हैं, ये प्लस है माइनस है तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस चिन्ह ले लेंगे, 3 बड़ा है तो 3x, और -4 = 0। इसको गुणनखंड विधि से हल कर देंगे। तो हम बताए थे कि दोनों को गुणा करके गुणनफल को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आवे। तो दोनों को गुणा करते हैं तो आ जाएगा 4, और 4 को ऐसा जोड़े घटाएंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर -3 आवे। तो 2 से 2 मरतबे, या भी कह सकते हैं कि फिर 2 से टूटेगा 1 मरतबा, तो 2 दूनी 4, 4 गुने 1 कह सकते हैं। तो 4 × 1 हो जाएगा, यानी 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा।
तो यहाँ पे करते हैं 4 × 1 ऐसे करते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा x² माइनस 4x और प्लस x, 3x आ जाएगा माइनस में, और माइनस 4 बराबर 0। छोटा वाला को छोटा की तरफ रखेंगे, यानी x² प्लस x², सजा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। छोटा है ये तो इसको छोटा की तरफ कर दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और माइनस ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये आसान ज़्यादा हो जाएगा। 4x और माइनस में 4 = 0। यहाँ से x का मान आ जाएगा, तो x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा x, और यहाँ क्या बचेगा +1। यहाँ पे अगर -4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा +1, बराबर का हो जाएगा 0। x का वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे x + 1 अगर कॉमन लेते हैं दोनों में से तो बच जाएगा x - 4 = 0। x + 1 के बराबर एक बार 0 करेंगे और एक बार x - 4 के बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर आ जाएगा -1 और एक बार आ जाएगा x के बराबर आ जाएगा +4। तो लंबाई कभी माइनस में नहीं होता है, ये हर कोई जानते हैं। तो a वैल्यू नहीं होगा, मेरा a वाला वैल्यू आएगा। तो x बराबर 4। अब देखिए लंबाई ज्ञात करने के लिए, लंबाई क्या है इसका x + 3 है, तो लंबाई बराबर x + 3 = x का वैल्यू कितना है 4 + 3 = 7। और इसका देखा जाए चौड़ाई, तो चौड़ाई देखा जाए तो x है, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये भी मीटर हो जाएगा, ये भी मीटर हो जाएगा। इतना क्वेश्चन सोल्व हो चुका। अगला प्रश्न पे चलते हैं, उदाहरण संख्या 13। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन संख्या उदाहरण अभी हम चल रहे हैं 13 ये उदाहरण में चल रहे हैं कि द्विघात समीकरण के मूल तो ज्ञात करना ही है, यदि उसका अस्तित्व हो तो। अब ए कहाँ से आ गया, आप लोग के माइंड में एक बात चल रहा होगा, ए अस्तित्व कहाँ से आ गया। तो आगे बढ़ेंगे, उसके बाद सब क्लियर करते चले जाएंगे। द्विघात सूत्र का उपयोग करके, द्विघात सूत्र तो जानते ही हैं कि -b + -b² - 4ac/2 है। ये तो द्विघात सूत्र, इसमें किसी को डाउट ही नहीं है। इस द्विघात सूत्र को लेके किसी को कोई डाउट नहीं, ये द्विघात सूत्र है। और ये फिक्स किस पे होता है, तो व्यापक रूप देखें तो ax² + bx + c, ये जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, यानी a का वैल्यू यहाँ जो रहेगा वो a का वैल्यू पुट करते हैं, सब बता चुके हैं। b का वैल्यू, c का वैल्यू, ये सब बता चुके हैं। तो अस्तित्व ज्ञात करने के लिए, अस्तित्व पता लगाने के लिए हम लोग विविक्तर का यूज करते हैं। विविक्तर, डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं, इसको हम d से सूचित करते हैं। इसको हम d से सूचित करते हैं। b² - 4ac जो a है, इसको हम लोग d से सूचित करते हैं। b² - 4ac, यहाँ पर लिख देते हैं b² - 4ac। ये जो है ये विविक्तर है, विविक्तर, इसी को डिस्क्रिमिनेशन d से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो इसके मतलब कि जो विविक्तर है, तो इससे हमको कैसे पता लगेगा कि मूल, जो मतलब मूल ज्ञात करना है तो वो अस्तित्व उसका कोई है कि नहीं है। यानी अगर b² - 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा आवे, यानी 0 से छोटा ऋणात्मक हो जाता है,
तो 0 से छोटा बोले या ऋणात्मक बोले, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ जाए, यानी डी का मान अगर ऋणात्मक आ जाए, तो वो समीकरण जो दिया गया है उस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होगा। समझो कि वो बस ऐसे ही दिया हुआ है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, फर्जी है। डेट समझो उसको, तो जो डेट है उस पर कोई रिसर्च नहीं करना है। सेकंड देखते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो 0 आवे या 0 से बड़ा हो, यानी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक आ जाए, इसको ऋणात्मक बोलेंगे, इसको धनात्मक। ऋणात्मक आएगा तो मूल ही नहीं होगा, उसका कोई मूल नहीं होगा। अगर धनात्मक आ जाएगा तो उसका मूल होगा। तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं हल। पहले जांच करते हैं कि अस्तित्व है कि नहीं है, यानी वो समीकरण जिंदा भी है कि नहीं। अगर जिंदा है तो उसको हम लोग मूल ज्ञात करेंगे, जिंदा ही नहीं है तो उस पर कोई रिसर्च नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x प्लस 2। पहले इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, विवितकर बराबर 0। तो विवितकर पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो विवितकर का फार्मूला भी बताएं। विवितकर ज्ञात करने का बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं वैल्यू है क्या क्या। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू क्या है -5 और c का वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पे बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और -4, a का मान क्या है 3 और c का मान क्या है 2। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 4 तिया 12 दूनी 24 बराबर कितना आ जाएगा 1 धनात्मक है। इसके मतलब कि ये जो समीकरण है इस समीकरण का अस्तित्व है। तो यहाँ से मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करने का फार्मूला पहले से हम लोग जान रहे हैं कि -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इस फार्मूला से हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। तो चलते हैं फार्मूला पे। x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अंडर, अब बटे हो जाएगा 2a। आगे चलते हैं। अब x का जो मान है, यहाँ पे b का मान कितना है, b का मान है -5। तो माइनस और -5, क्योंकि b का मान -5 है, माइनस तो प्लस से लगेगा ही। और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है 1 आया है, प्लस से निकाल चुके हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्लस 1 निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे और नीचे में 2 × a का मान कितना है 3। आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस माइनस 1/6। तो x का मान एक बार प्लस मिलेंगे एक बार माइनस मिलेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस। तो 5 + 1/6 और x बराबर हो जाएगा 5 - 1 और बटा में क्या हो जाएगा 6। अब x का मान देखा जाए तो 6/6 यानी x का मान हो जाएगा 1। और यहाँ पर देखा जाए तो x का मान 4/6 यानी x का मान हो जाएगा 2/3। एक आया 2/3 और एक आया 1। इसका अस्तित्व था तो 2 को मूल निकल गया। अस्तित्व नहीं होता तो मूल नहीं निकलता। ऐसे ही अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखिएगा। 2 है x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0।
यानी यहाँ पे देखा जाए तो ए का जो मान है 1 है, बी का मान है 4 और सी का मान है 5। यानी यहाँ पे भी विवितकर का मान निकालेंगे तो विवितकर का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि b² - 4ac। पहले इसका ये तो जांच कर लें कि अस्तित्व है या नहीं है। तो b² - 4ac बराबर देखते हैं क्या आता है। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 4 है, तो 4 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और माइनस, तो माइनस देखा जाए 4 और a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 5, यानी 16 - 20 यानी -4। अब बताइए, हम अभी बताए थे कि अगर b² - 4ac का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा आ जाए तो मूल होगा, अगर 0 से छोटा यानी ऋणात्मक आवे तो मूल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः इस समीकरण का कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल ना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 का कहता है 3 है 2x² - 2√2x + 1, 2x² - 2√2x + 1 बराबर 0। इसका भी पहले मूल जांच करते हैं, मूल है या नहीं है। तो मूल निकालने का वही फार्मूला, यानी a बराबर क्या है 2 है, b बराबर क्या है -2√2 है और c बराबर क्या है 1 है। यानी b² - 4ac बराबर हो जाएगा b का मान -2√2 का स्क्वायर और -4 और a का मान है 2 और c का मान है 1। तो इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी 8 हो जाएगा और माइनस इसका भी 8 हो जाएगा, तो बराबर का आ जाएगा 0। यहाँ पे एक बात को समझिएगा, अगर विवितकर का मान 0 आ जाए, विवितकर का अगर मान 0 आ जाए तो ऐसे कंडीशन में इसका जो वैल्यू होगा एक ही आएगा। x का पहले मूल्य 2 आ रहा था, अब क्या आएगा एक ही आएगा। तो एक कौन सा मूल आता है इस पर ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं तो फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है, x का मान निकालने का b² + -b -b प्लस माइनस √b² - 4ac अब बटे 2a। अब यहाँ पे मान बिठाएंगे, b का मान कितना है -2√2, अब प्लस माइनस b² - 4ac का मान कितना है, b² - 4ac का मान है b² - 4ac। यहाँ पे एक मिस्टेक किए हैं कि 1 रूट में नहीं लिए हैं, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 1 है इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दूसरा यहाँ पे कोई डिजिट रहता तो फर्क पड़ता। 1 है तो रूट में ले ना ले फिर भी 1 का वैल्यू रूट में भी 1 ही होता है, ऐसे भी 1 ही होता है। यहाँ पे एक बात समझिएगा, यहाँ पे रूट में लेंगे तो रूट में लेंगे इसका वैल्यू क्या है पूरा 0, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका ही वैल्यू आ जाएगा 0। तो नीचे में क्या हो जाएगा 2 और a का मान कितना है, a का मान चलते हैं तो 2 है, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा वो प्लस माइनस यानी -2√2 और एक बार प्लस 0 लेंगे और -0 लेंगे और नीचे में 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं x का वैल्यू निकालें तो 4 है, इसके मतलब कि 2 से कटेगा तो -2√2 अब बटे 4, तो यहाँ 2 से 2 इसको काट देते हैं 2 हो जाएगा। और 2 कहने के मतलब क्या होता है, 2 कहने के मतलब है कि √2 गुने
√2, यानी 2 × 2 √2 × √2 2 बार है। इसके मतलब इससे जब एक रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे एक √2 बचेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ऊपर में 1 बचा पूरा कटने के बाद, और नीचे में क्या बचा, √2 बचा। इसको काटेंगे तो नीचे में क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे नीचे में क्या बचेगा, √2 बचेगा, यानी x का जो मान आएगा 1/√2 आ जाएगा। ये प्रश्न संख्या उदाहरण संख्या 13 का तीसरा था। दूसरा में कोई अस्तित्व नहीं था, यहाँ पे अस्तित्व था जिसका वैल्यू निकला। अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर हम यहाँ लिख देते हैं कि अतः इसका अस्तित्व होगा तो और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा बीच में कहीं, अतः इस समीकरण का, लैंग्वेज थोड़ा लिखने से क्या है नंबर इंक्रीज होने की संभावना रहता है। अतः इस समीकरण का मूल होगा, यहाँ पर भी लिख देते हैं, अतः इस समीकरण का मूल होगा। इस तरह से प्रश्न संख्या और उदाहरण संख्या 13 खत्म हुआ।